Hey guys, you can see some yellow color on my screen. So I'm going to talk about CA Final SCMP November 20 paper here. First thing that I've already noted here is जो भी स्टूडेंट्स ने अपने प्रिपरेशन में ICA के सारे रिसोर्सेज को यूज़ किया उनका ये पेपर बहुत स्मूथ गया। हमने अपने ICA के जितने भी क्वेश्चंस आज तक न्यू सिलेबस के आए हैं उन सबको ऑलरेडी कंपाइल कर दिया एक बुक में जिसका नाम है SCM दिव्य जड़ी बूटी बुक। अगर आपने उसको यूज़ किया तो भी आपका काम हो गया। सो बेसिकली ये बेसिक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होता ही है किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए कि आप उस इंस्टीट्यूट का अपने एग्ज़ाम टर्म के पहले तक जितना भी क्वेश्चंस आया हुआ है उसको थोड़ा सा करके जाएं। अब क्या होता है कि आपका ट्यूशन ख़त्म हो जाता है एक फलाना डेट के पास and which is usually quite early than your main exam date. Correct? You go with some planning and with that planning आपका ट्यूशन्स पहले ख़त्म हो जाता है। एग्ज़ाम डेट में और ट्यूशन कंप्लीशन डेट में काफ़ी टाइम होता है, ठीक है। सो ट्यूशन का कंप्लीशन और एग्ज़ाम डेट के बीच में भी ICA के थ्रू बहुत सारा और भी अपडेट्स आते रहता है। ICA कीप रिलीजिंग इट्स ओन अपडेट। अब अपडेट जनरली दिमाग में सेट होता है कि ये DT और IDT के लिए इम्पॉर्टेंट है, बाकी सबका क्या करना। बस यही मैं आपका मिथ ब्रेक कर रहा हूँ। ऐसा नहीं सोचना कभी भी, बाकी सब सब्जेक्ट में भी करना पड़ता है बिकॉज दीज अपडेट्स आर थ्रू देयर RTPs, थ्रू देयर MTPs, थ्रू समटाइम्स सम एडिशनल क्वेश्चंस रिलीज्ड ऑन देयर वेबसाइट, और these updates are through your past papers. They keep us updating in different ways that you should study these also. अब आप इन चीज़ को फॉलो नहीं करते हो। यूजुअली मैं देखता हूँ कि DT IDT में आप अपडेट कर लेते हो, बट कॉस्टिंग जैसा सब्जेक्ट में, SFM जैसा सब्जेक्ट में आप अपने आप को अपडेट नहीं करना चाहते हो। आप सोचते हो जो सर का मैट में किया हुआ है वही मैं करूँगा, फिर वो चेंज नहीं होता, आपके मन में ऐसा बैठा हुआ है तो वही चीज़ करूँगा। बट अरे भाई, चेंज नहीं होता, वो मानते कंसेप्ट चेंज नहीं होता, बट क्वेश्चंस तो ऐड होते रहते हैं ना। तो ये क्वेश्चंस से अपने आप को एक्वेंट कराना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए हम लोग भी टाइम टू टाइम आपका RTP में, MTP का, एडिशनल क्वेश्चंस का, पास्ट पेपर का वीडियोस डालते ही हैं। जैसे आज एक वीडियो डाल ही रहे ना, नवंबर 20 के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। अब जो स्टूडेंट्स हमारे से पहले क्लास लिए हुए हैं और अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिए तो उनको ये वीडियो देखना ज़रूरी है। इसी तरह से जो भी वीडियो हम लोगों ने पहले डाला हुआ है वो सब देखना आपको ज़रूरी है। आपको इवेल्युएट करना होगा कि मेरा ट्यूशन कब ख़त्म हो गया और उसके बाद एग्ज़ाम कब है और उसके बीच में सर ने कितना सारा वीडियो बना दिया, वो सब मुझे देखना है। बस आपको इतना ही तो करना है। अब ये अगर आप नहीं देखोगे तो आपके लिए पेपर टफ हो जाएगा। तो मुझे अभी भी पता चलता है, जैसे 2017 में स्टूडेंट्स ने क्लास लिया, 20 में एग्ज़ाम दे हैं, लेकिन 17 से 20 वो सर से कभी टच में नहीं आए। उनको पता ही नहीं कि SJC का कोई यूट्यूब चैनल है, उनको पता ही नहीं सतीश लाल सर ने कोई अलग से यूट्यूब चैनल बना रखा है स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो इन्फॉर्मेशन देते भी गया भी होगा कभी, तो कभी फॉलो नहीं किए, कभी मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराने गए, कभी सर से मिलने भी नहीं आए, पूछने भी नहीं आए, और फिर एग्ज़ाम पेपर जाके देंगे सीधा पुराना चीज़ को पढ़कर, नया चीज़ से अपडेट नहीं करके, तो सब कुछ नया लग सकता है। बट जो बच्चे इंस्टीट्यूट का रिसोर्सेज से अपने आप को अपडेट करा के गए थे उनके लिए पेपर बहुत आसान था। जस्ट दैट अब एक और मिथ चलता है ना कि सर अब न्यू सिलेबस आ गया है, ठीक है। एक और ख़बर चलता रहता है चारों तरफ, वो भी मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि न्यू सिलेबस में क्या सिर्फ न्यू सिलेबस के जो केस स्टडी ओरिएंटेड क्वेश्चंस है वही पढ़ने हैं कि ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन भी पढ़ना है। तो बहुत सारे बच्चों का कहना है कि ओल्ड सिलेबस का हम एक भी क्वेश्चन नहीं करेंगे जो स्ट्रेट क्वेश्चंस हैं। तो इस पेपर में इंस्टीट्यूट ने उसको भी लेके आपको झटका दे दिया कि आउट ऑफ 6 क्वेश्चन उसने एक क्वेश्चन पूरा का पूरा ओल्ड सिलेबस से पूछ लिया और ये वाला से 5 क्वेश्चन पूछा। तो सर एक ही क्वेश्चन तो पूछा, फिर भी ओल्ड सिलेबस का हम क्यों करें? हाँ, वो अलग बात है, आपका चॉइस है कि एक क्वेश्चन का आप ऑप्शन में निकाल सकते थे, बहुत बच्चों ने निकाला ही होगा, वो अलग बात है। बट इम्पॉर्टेंट है जी, आप ये नहीं बोल सकते कि ओल्ड सिलेबस को हम इग्नोर ही कर देंगे। इसलिए हम लोग अपने रेगुलर क्लासेस में भी, क्रैश कोर्स में भी कुछ कुछ ओल्ड कोर्स कराते रहते हैं और चुन के कराते हैं। ओल्ड कोर्स का तो भी
500-700 क्वेश्चन होगा, थोड़ी कोई सारा आपको रगड़ के करा देते हैं, चुन चुन के कराते हैं, जिससे कि कल को कुछ हो जाए अनहोनी तो। और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि इस बार जो ओल्ड सिलेबस से क्वेश्चन आया उसमें 2 पार्ट है, उसमें एक पार्ट मैंने कभी नहीं कराया, मैं सोचा कि ये क्या आएगा, बट आ गया। लो, हम लोग भी डर डर के सम कराते हैं, बट फिर भी हो जाता है कि उसमें से भी कोई ऐसा नहीं कराए जो आ गया। बोलो क्या करें, कुछ करने नहीं सकते। उस समय जो इंटेलिजेंस चलेगा आपका एग्ज़ाम हॉल में कॉन्सेप्ट से, वही आपको करना पड़ेगा। बट ये इससे ये समझ में आता है कि ओल्ड सिलेबस का भी वेटेज है। इंस्टीट्यूट ने अपने FAQs में भी लिखा हुआ है भाई साहब कि 65% पूरा न्यू मानो और 35 to 40% ओल्ड सिलेबस का भी पोर्शन आप रेलिवेंट मान सकते हो। तो हम लोग उसी मिक्स से आपको पढ़ाते हैं। हम क्या सारे टीचर ही इंडिया भर में ऐसे ही पढ़ाते हैं भाई साहब? आप लोग ही खाली कंडीशन लगाते हो, खाली न्यू 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 का कराओ। खाली न्यू का कराओगे तो कंसेप्ट बिल्ड नहीं होता है। ओल्ड से कंसेप्ट बिल्ड होता है, न्यू से आपका राइटिंग पैटर्न नया वाला सेट करना है। और इवन ओल्ड से भी तो डायरेक्ट क्वेश्चन न्यू में आ ही रहा है, ठीक है। तो जस्ट एक थोड़ा सा ब्रीफ अप कर दिया। और अब इस पेपर के लिए कुछ ऐसा बोलने का बहुत ज़्यादा काम नहीं है। तो अभी हो सकता है जनवरी का एग्ज़ाम के पहले इसका सजेस्टेड आंसर भी रिलीज़ ना हो। तो इस पेपर को लेके ऐसा SCMPE में बहुत ज़्यादा वरी का बात नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन ऑलरेडी पास्ट क्वेश्चन का ही रिफ्लेक्शन है। तो मैं क्विकली आपको बता दूंगा कि किस क्वेश्चन को कहाँ से लिंक करके पढ़ना है, ठीक है। तो ये ताजमहल रिलेटेड एक फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मेरा अगर DJB बुक आपके पास है तो उसका रेफरेंस बता देता हूँ। DJB का क्वेश्चन 12 फ्रॉम परफॉर्मेंस इवेल्युएशन चैप्टर। और अगर आपके पास DJB बुक नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। तो दिस इज़ अ क्वेश्चन विच हैज़ बीन आस्क्ड बाय इंस्टीट्यूट इन MTP October 18, RTP November 18 एंड RTP May 19। सो अगर आपके पास ये सारा कुछ PDFs है तो आप उससे भी देख के समझ सकते हो, ठीक है जी। सो इस क्वेश्चन में क्या है कि थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। बीच क्लीनिंग का क्वेश्चन था यहाँ पर, जब MTP RTP में था बीच को सफाई करने का बात हो रहा है, और यहाँ पर ताजमहल कैंपस को क्लीन करने का बात हो रहा है। पूरा चीज़ वही है, बस खाली वहाँ पे बीच था, यहाँ पे ताजमहल का कैंपस बना दिया। और डिटेल्स भी ऑलमोस्ट सारा वैसा का वैसा ही है। जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है वो भी एकदम सेम टू सेम है। ये सेम टू सेम होने के बावजूद, सिंस ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो ये कंपलसरी क्वेश्चन है, मुझे ऐसा अनुमान है कि ये सेम टू सेम क्वेश्चन पढ़ा हुआ होने के बावजूद भी इसका आंसर लिखने में बहुत मिस्टेक होगा। बच्चे नॉर्मली सब खिचड़ी बना देते हैं इसका आंसर लिखने में। ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मॉडल एक ऐसा चैप्टर है जिसका जो लंबा लंबा क्वेश्चन जब आ जाता है, लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन, उसका आंसर हम लोग ठीक से खुद ही नहीं पढ़े हुए होते हैं। हम लोग भी मोटा मोटा पढ़ के गए होते, तब पेशेंस ही नहीं होता हमारे में उसका डिटेल्ड आंसर पढ़ने का। क्वेश्चन पढ़ने में ही समय चला जाता था। सेल्फ स्टडी की बात बता रहा हूँ, तो आंसर कहाँ से ढंग से पढ़े होंगे? मोटा मोटा ही समझे में और मोटा मोटा लिखने जाएंगे तो आंसर और खिचड़ी हो जाएगा। तो इवन हमारे एक स्टूडेंट ने इसको अटेम्प्ट किया है। इवन वो नवंबर का एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं थे, बट फिर भी उन्होंने नवंबर का पेपर दिया, अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का इसको पार्ट बनाया और मेरे से पेपर चेक करवाया। तो मैंने देख के उनको बताया कि देखिए ये आपने पढ़ा हुआ है, वो उनका भी मानना है कि मेरा पढ़ा हुआ है, मैं पढ़ के इसको करने आया हूँ, बट फिर भी लिख रहा हूँ तो मिक्सअप हो जा रहा, हॉच पॉच। वो हॉच पॉच से बचने के लिए आपको थोड़ा सा प्रिसाइजली आंसर के कोर पॉइंट्स को देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर बोला है इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस के ऊपर कमेंट करिए। तो इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी कैसे मेजर हो रहा है, और फिर रेफरेंस ऑफ दिस केस स्टडी की कैसे यहाँ पे इकोनॉमी के बारे में सोचा जाएगा। वैसी एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस के बारे में 3 लेवल होता है कि व्हाट इट इज़, ओके। सेकेंड लेवल है कि हाउ विल यू मेज़र, हाउ टू मेज़र इकोनॉमी, एंड देन how to measure has to be in reference of our case study. It has to be through a reference of our case study. Got it? So what it is, how to measure, and then reference. So 3 levels are there.
ठीक है, रेफरेंस ऑफ आवर क्वेश्चंस, रेफरेंसेस फ्रॉम क्वेश्चन. सो दिस यू हैव टू यूज इन ईच ऑफ द केस. Then challenges involved in assessment of effectiveness. Effectiveness is the main objective of any not-for-profit organization. So challenges can be like, you know, इधर littering का बात हो रहा है. littering मतलब गंदगी का बात हो रहा है, गंदगी फैलाने का बात हो रहा है, जिसको हम लोग कम करना चाहते हैं, क्लीन करना चाहते हैं. तो इसमें challenges में दो ही चैलेंज आते हैं. एक कि what constitute littering, स्टैंडर्ड पॉलिसी क्या है, स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ क्या है ये बताना पड़ेगा पहले, उसको फ्रेम करने का एक चैलेंज है. और दूसरा सिविक सेंस, जब तक आप लोगों को जागरूक नहीं करोगे कि गंदगी का क्या परिणाम है, तब तक आपका इफ़ेक्टिवनेस कभी आएगा ही नहीं, लिटरिंग कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता है. और ये बहुत ब्यूटीफुली हम लोगों का जो पुराना आंसर है उसमें लिखा हुआ है, वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है. ठीक है, वही चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है. So nothing extra here, nothing extra here. Then there is third part. In this third part, they are asking you to write general guidelines how audit team may conclude the audit based on combined outcomes of economy, efficiency and effectiveness. इसमें मैंने देखा कि स्टूडेंट्स है ना ऑडिट प्रोसीजर लिखने लग जाते हैं कि हम लॉग बुक चेक करेंगे, हम ऐसा रिकॉर्ड चेक करेंगे, हम सरप्राइज चेक करेंगे. वो नहीं लिखना है. इसमें ये बताना है कि एंड में आप कैसे कंक्लूड करोगे कि वेदर यहाँ पर तीनों का कंबाइंड आउटकम, जिसको अपने वैल्यू फॉर मनी बोलते हैं, वो आया कि नहीं आया. तो कंक्लूड करने के लिए मेन होता है कस्टमर फीडबैक, यानी कि पैट्रॉन जो वहाँ पे आ रहे हैं उसका फीडबैक आपको लेना पड़ेगा, तो पता चलेगा. कुछ कंप्लेंट्स का फ्रीक्वेंसी देखना पड़ेगा कि पहले आता था और अब कितना आ रहा है, उससे पता चलेगा इफ़ेक्टिवनेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है. और अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको हो सकता है कोई न्यू टेक्निक खोजना पड़ेगा टू रिमूव द लिटर, टू क्लीन द कैंपस. न्यू टेक्निक्स, कोई मॉडर्न टेक्निक समझना पड़ेगा. ठीक है, कोई नया अवेयरनेस कैंपेन चलाना पड़ेगा. और हो सकता है कि आपके पास कॉस्ट का शॉर्टेज हो रहा होगा तो स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग लेना पड़ेगा. ये सब के बारे में अगर आपने लिखा है तो यू विल गेट मार्क्स. बट अगर आप ऑडिट प्रोसीजर लिखने लग गए तो यू विल नॉट गेट मार्क्स. तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन 1 भले ही कॉपी पेस्ट था, किया हुआ भी होगा, बट इसमें मेरा अनुमान है कि एक स्टूडेंट खिचड़ी बना देता है बहुत बार. ऐसा अनुमान है. अगर जो अच्छे से पढ़ा है वही अच्छे से लिख सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में. सो ये क्वेश्चन 2 टारगेट कॉस्टिंग चैप्टर का क्वेश्चन है. अगर आपके पास हमारा डीजेबी बुक है तो क्वेश्चन नंबर 5 होगा. हो सकता है डीजेबी बुक में कोई 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो गया हो, आपके पास जो एडिशन हो उसमें, वो आप चेक कर लीजिए. अगर डीजेबी बुक नहीं है तो आरटीपी में 18 और एमटीपी में 20 में रिपीट क्वेश्चन है. तो मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि पूरा पेपर जो ना आरटीपी एमटीपी के थ्रू ही भर दिया गया है. ठीक है, सो ये क्वेश्चन बहुत आसान सा था, बट इसमें कुछ नया जोड़ दिया इंस्टीट्यूट ने इस बार. सिमिलर क्वेश्चन है, नया जोड़ा. जैसे इसमें पहला पूछा कि प्रेजेंट सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट बता दो. तो ये बहुत आसान है, बस कॉस्ट जोड़ना है और प्रॉफिट ऐड करके आपका प्राइस आ जाएगा. और कैलकुलेट करना है फिर मार्कअप परसेंट ऑन फुल कॉस्ट विच इज़ प्रॉफिट बाय टोटल कॉस्ट. ये भी बहुत आसान है, ये सिमिलर क्वेश्चन है. सेकेंड यहाँ पे बोला नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ बताओ, जो 2 मार्क के लिए है. तो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी में हम लोग बोलते हैं सेटअप एक नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी है. स्टूडेंट इसमें दोनों को नॉन वैल्यू एडिंग बोल देता है कभी कभी, असेंबली और सेटअप दोनों को. बट सेटअप एक मेजर नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी है इधर, तो उसी के बारे में लिखना था. असेंबली नॉन वैल्यू एडिंग नहीं है. असेंबली अगर नहीं करेगा तो कंपोनेंट जोड़ेगा नहीं तो प्रोडक्ट बनेगा कैसे. थर्ड यहाँ पे नया चीज़ है एक, कैलकुलेट न्यू टारगेट कॉस्ट पर यूनिट एंड न्यू रिवाइज्ड कॉस्ट पर यूनिट आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अबव रिकमेंडेशन. ठीक है, तो न्यू टारगेट कॉस्ट पर यूनिट एंड न्यू रिवाइज्ड कॉस्ट पर यूनिट.
सो न्यू टारगेट कॉस्ट पर यूनिट आपको यदि निकालना है तो उसके लिए यहाँ पर आपको डिटेल्स दिया हुआ है, इसके लिए आपको यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। उसमें आप अपना सेम जो टारगेट प्रॉफिट है उसको माइनस करोगे तो न्यू टारगेट कॉस्ट आ जाएगा। और उसके बाद बोल रहे हैं न्यू रिवाइज्ड कॉस्ट पर यूनिट आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अबव रिकमेंडेशन। सो आपका आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ये एक नया चीज़ है यहाँ पर। ये रिकमेंडेशन को लेके एक पैराग्राफ यहाँ पे नया जोड़ा जो आपका इंस्टीट्यूट मैट का पुराना क्वेश्चन में नहीं था। सो इसको लेकर कुछ ऐसा बहुत बड़ा भारी काम नहीं है कि आपको प्राइस 10% से कम करना है और मटेरियल कॉस्ट में 30 रुपये का सेविंग आएगा और 5 रुपये का एक नया कॉस्ट आ रहा है। सो जो भी आपका करेंट कॉस्ट आया होगा उसमें 30 माइनस करके 5 जोड़ देंगे तो रिवाइज्ड कॉस्ट आ जाएगा। ये रिवाइज कॉस्ट पर यूनिट पूछा है ना, तो उसमें 30 माइनस करके 5 जोड़ देंगे पुराना वाला में तो रिवाइज कॉस्ट आ जाएगा। और न्यू टारगेट कॉस्ट के लिए नया वाला सेलिंग प्राइस यूज़ करके उसमें से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन आता है स्टूडेंट का कि सर जो नया वाला टारगेट कॉस्ट निकालना है इसमें हम लोग ये कॉम्पिटिटर का जो प्राइस दिया हुआ है वो प्राइस माइनस प्रॉफिट करेंगे कि हम लोग का यहाँ पे जो नया रिड्यूस सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 10% से उससे प्रॉफिट माइनस करके हम लोग अपना टारगेट कॉस्ट निकालेंगे। सो मैंने देखा कुछ बच्चों ने 820 को यूज़ किया है टारगेट कॉस्ट निकालने के लिए और कुछ बच्चों ने ये वाला जो नया सेलिंग प्राइस आ रहा है यहाँ पर शायद वो 810 आ रहा है 10% माइनस करके। ओके, सो यहाँ पे आंसर शायद 900 आ रहा है, आप चेक कर लेना कभी सॉल्व करोगे तो उसमें 10% माइनस करने से 810 आ रहा है। कुछ लोग 810 को यूज़ करके टारगेट कॉस्ट निकाले हैं। सो मेरे नज़र में 810 वाला सही है एज़ पर द क्वेश्चन, बट हो सकता है 820 पे भी आपको मार्क्स मिल जाए, आई डोंट नो मार्किंग पैटर्न, आई डोंट नो द मार्किंग पैटर्न, आई एम जस्ट सजेस्टिंग। मेरे नज़र में 810 वाला ज़्यादा सही लगता है। कुछ बच्चों ने दोनों किया है, स्मार्ट बुद्धि क्या लगाया, 810 से भी निकाल दिया, 820 से भी निकाल दिया, जिससे नंबर देना है मुझे दे दो। चलो ठीक है, मेरे हिसाब से 810 वाला यूज़ करना सही है, नॉट 820, बिकॉज ये कॉम्पिटिटर का प्राइस है। ओके, हम लोगों का प्राइस हमने ऑलरेडी डिसाइड किया कि हम 10% कम करेंगे तो हम अपने वहाँ से टारगेट कॉस्ट को पकड़ेंगे। सो मेरे हिसाब से 810 से सही है। फिर हाउ मच कॉस्ट रिडक्शन इज़ रिक्वायर्ड टू अचीव द न्यू टारगेट कॉस्ट। सो ये कॉस्ट रिडक्शन के लिए आपको अपना रिवाइज्ड कॉस्ट और करेंट कॉस्ट को कंपेयर करना पड़ेगा बेसिकली, टारगेट कॉस्ट और ये रिवाइज्ड कॉस्ट को कंपेयर करना पड़ेगा। टारगेट कॉस्ट और रिवाइज्ड कॉस्ट पर यूनिट को कंपेयर करोगे तो कॉस्ट रिडक्शन टारगेट आ जाएगा। तो अगर आप वो न्यू टारगेट कॉस्ट 810 से निकालते हो तो इसका आंसर 65 आ रहा था। इसका अगर 810 यूज़ करके निकालोगे तो आंसर 65 आ रहा था और 820 यूज़ करके निकालोगे तो 10 रुपया ज़्यादा आएगा। और व्हाट स्ट्रेटजी कंपनी शुड अडॉप्ट टू अटेन द टारगेट कॉस्ट कैलकुलेटेड अबव, ये 10 मार्क का है। मेन तो यही हो गया, फिर बाकी तो छुटपुट हो गया। तो इसमें मेन चीज़ क्या था दोस्त, एक पहला आपको ये क्वेश्चन अगर पहले किया हुआ है तो आपको पता ही होगा, एक यहाँ पे मटेरियल का आप यूसेज वेरिएंस निकाल सकते हो, उसमें एडवर्स मिलेगा। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालोगे वो भी एडवर्स मिलेगा। तो इस दो को लेके पहले आप कमेंट करोगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कमेंट था यहाँ पर कि मटेरियल यूसेज वेरिएंस को लेकर और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को लेकर मैं पहले कमेंट करूँगा। उसमें भी कॉस्ट रिडक्शन होगा, उससे पर यूनिट कितना आएगा वो आप चेक करोगे तो पता चलेगा कि कितना रुपया कॉस्ट सेविंग हम यहीं पे कर लेते हैं अगर हम इसको कंट्रोल कर लें। तीसरा नंबर आप सेटअप का एक्टिविटी को लेके बात करोगे। चौथा नंबर आप असेंबली में ये लिख सकते हो कि कैसे इसका कॉस्ट को कम किया जाए। असेंबली को एलिमिनेट करना नहीं बोलेंगे, हाउ कैन वी रिड्यूस द कॉस्ट रिडक्शन अपॉर्चुनिटीज़ इसमें सर्च करना चाहिए बाई मे बी थिंकिंग ऑफ न्यू स्टेप्स ऑफ डूइंग द वर्क, बाई गेटिंग द वर्क डन बाई लेसर नंबर ऑफ वर्कर्स, बाई चेंजिंग द लेआउट ऑफ द असेंबली लाइन। सो देयर कैन बी सम कॉस्ट रिडक्शन आइडियाज़ ओवर हियर। सो ये 4 पॉइंट आप लिखते हो तो आपका काम हो जाता है 10 मार्क के लिए, इट इज़ ऑल इनफ। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोगों का फिर से परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन से ही आ गया। सो इस बार परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन से पूरा चेप दिया है पेपर, आप देख रहे हैं ना, उससे आपका
40 मार्क का क्वेश्चन आ गया परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन से। इसलिए जितना भी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का क्वेश्चंस है उसमें जो भी क्वेश्चंस आज तक इंस्टीट्यूट ने पूछा हुआ है, ठीक है, वो सब का सॉल्यूशन मैंने अपने यूट्यूब चैनल में डाल दिया है, आप जाके देख सकते हैं। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन डीजेबी सॉल्यूशन बोल के, कि चैप्टर का वेटेज इतना ज़्यादा है तो एक बार मैं भी वो हर क्वेश्चन को वहाँ पे रीड करके सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप उसको भी सुन के अपना काम निकाल सकते हो। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऐसे भी एक क्वेश्चन तो आना ही चाहिए इससे, बट इस बार 2 आ गया, वो 2 आगे अनहोनी हुई है, ठीक है। ये डीजेबी क्वेश्चन 17 है और आरटीपी में 19 में भी पूछा गया है। ये इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का क्वेश्चन है, जिसका ईवीए का प्रैक्टिस जिन्होंने अभी तक नहीं किया, नहीं ध्यान दिया ईवीए का सम्स को, उनका इस सम में भी थोड़ा तकलीफ हो गया होगा। तो इसमें एक गवर्नमेंट का सेक्टर है, रेगुलेटेड सेक्टर, और एक उसका अपना प्राइवेट सेक्टर है। सो रेगुलेटेड सेक्टर पे गवर्नमेंट ने कंडीशन लगाया हुआ है कि आप क्या प्राइस पे बेच सकते हो, इसलिए उसमें प्रॉफिट भी उसका उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है एज़ कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट्स, ओके, और प्राइवेट में ज़्यादा आ रहा है, ओके। सो एनीवेज इसमें मेन क्या था फंडा, एक तो प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट को लेके बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। इसको लेके फंडा है कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 12 करोड़ हो गया 1920 का बैलेंस शीट में जाकर। सो इसका मतलब हम लोग ये समझते हैं कि प्रोविज़न आपका नया जो क्रिएट हुआ उसको लेकर आपको अपना कैपिटल एम्प्लॉयड में एडजस्ट करना है। फिर कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेके खर्चा आपको पता हो ईवीए का कॉन्सेप्ट में कि ये सब कैपिटलाइज हो जाता है। प्रोविज़न हम लोग ऐड बैक कर देते हैं, आरएनडी ऐड बैक कर देते हैं, अदर नॉन कैश आइटम ऐड बैक कर देते हैं। डेप्रीसिएशन में ये अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन ऐड बैक हो जाएगा और इकोनॉमिक डेप्रीसिएशन माइनस होगा। तो ये सब आपको किस पे एडजस्ट करना है, अपना यहाँ पर जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया उसमें। सो ये सारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इसमें यदि आप वो सब एडजस्टमेंट करोगे, ये वाला फिगर्स वगैरह का, ये सारा फिगर्स का एडजस्टमेंट अगर आप यहाँ पे करोगे ऐड बैक करके, तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। देखो मैंने ये कैलकुलेशन, वो हमारे स्टूडेंट है शैलेश नाम का, आप भी जानते होंगे शायद, शैलेश भी वीडियो देख रहा होगा। शैलेश मेरे से कॉपी चेक कराने आया था, तो उसने ये सब किया हुआ भी है, तो मैं आपको वो सॉल्यूशन ही एक बार दिखा देता हूँ तो आपके और शांति पड़ जाएगा। देखो इसका आंसर ईवीए का -0.16 आ रहा है, और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना है ईबीआईटी में 176 में, इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन लेस करना है, और बाकी सब प्रोविज़न, आरएनडी, नॉन कैश आइटम आपको ऐड बैक करना है। उसके बाद जो एडजस्टेड ईबीआईटी आया उसमें टैक्स पेड और टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट को एडजस्ट करना है, ठीक है। ऐसा करने से हमारा नो पैट आ जाएगा। फिर हम लोगों को केओ निकाल लेना है। एज यू कैन सी केओ इज़ वेरी सिंपल। एंड देन मेन ट्रिक है कि ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लिया जाता है ईवीए निकालने के लिए, नॉट क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। सो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में 1940 ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। आप देखो यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में 1940 दिया हुआ था। अब ये भी एडजस्टेड फिगर होना चाहिए। अब लास्ट ईयर का पीएल क्वेश्चन में नहीं दिया, ये अच्छा हुआ। अगर लास्ट ईयर का पीएल दिया होता तो उसमें ये सब जो नॉन कैश आइटम्स होते जैसे कि आरएनडी कॉस्ट, ठीक है, तो वो सब भी अपने को एडजस्ट करना पड़ जाता। सो अपने पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 1819 का है, ठीक है। सो 1819 का ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है 1940। अब जो जो नॉन कैश आइटम दिया हुआ है जैसे कि 11 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो इसको आपको जो दिया हुआ है उसको आपको एडजस्ट करना है। अब जो प्रोविज़न यहाँ पे 2 दिया हुआ है इसको लेके एक बार सुन लो, ये एक ट्रिकी चीज़ है यहाँ पर, इसीलिए मैंने स्टार लगाया हुआ है। इसी को लेके आप मिस्टेक करते हो कि ये वाला प्रोविज़न तो आप पीएल में पूरा ऐड कर लीजिए जब आप नो पैट निकाल रहे हैं, बट ये जो 2 दिया हुआ है ये तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का फिगर दिया हुआ है ना, तो अपने को वो प्रोविज़न ऐड बैक करना है जो अब हमारा बैलेंस शीट में रहा होगा 1819 में। सो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1920 का प्रोविज़न हो गया था 12 करोड़, 1920 का बैलेंस शीट में प्रोविज़न हो गया 12 करोड़,
और नया प्रोविज़न 1920 में क्रिएट किया गया 6 करोड़। तो माइनस करके क्या आ रहा है, 6 करोड़ ओपनिंग प्रोविज़न रहा होगा। देखो 1920 का बैलेंस शीट में प्रोविज़न आ गया 6 करोड़ का, 6 करोड़, और फिर 1920 का बैलेंस शीट में प्रोविज़न पहुंच गया 12 करोड़। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, ओपनिंग प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट रहा होगा 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 करोड़। तो ये 6 करोड़ एड बैक होगा। सो यही यहाँ पे सॉल्यूशन में किया हुआ, आप देख लीजिए 11 और 6, राइट, 11 और 6 ऐड बैक कर दिया तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। ये सेम फिगर्स वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है जो मैंने आपको दिखाया एमटीपी में, आरटीपी में 19 में। तो आपको कोई घबराने का ज़रूरत नहीं है, या ऐसे मैट में भी आपको मिल जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है कि कुछ नया आ गया है, बस फिगर ही तो चेंज हुआ है। मैं तो आपको फंडा समझा रहा हूँ कि यहाँ पे मिस्टेक हो गया होगा। सो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आपको ले लेना है, और फिर ईवीए निकालने के लिए क्या करना है आपको, जो आपका नोपैट आया माइनस कॉस्ट ऑफ ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आंसर आ रहा है -0.16। सो ये हो गया हमारा पार्ट 1, कैलकुलेट ईवीए, सिर्फ कैलकुलेट करना है 6 मार्क के लिए। सेकेंड बोलता है इवैल्यूएट करो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यूजिंग ईवीए, तो ये 4 मार्क के लिए इसमें ये बोलना है कि ईवीए पॉजिटिव आने से वेल्थ क्रिएट होता है शेयर होल्डर के लिए, ईवीए नेगेटिव आने से वेल्थ डिस्ट्रॉय हो रहा है, वेल्थ डिस्ट्रक्शन बोलते हैं। सो यहाँ पे ईवीए नेगेटिव आया इसलिए वेल्थ डिस्ट्रॉय हो रहा है। बस इतना सही बोलना है आपको, और ज़्यादा नहीं बोलना है इसमें। और आप ज़्यादा अगर बोलना चाहो तो ये भी बोल सकते हो कि इट माइट बी ड्यू टू रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट इन वन ऑफ इट्स डिविजन, whereby most of the revenue of this company is coming from the regulated sector. If you see 797 में majority revenue इसका regulated sector से आ रहा है, तो ये भी एक लाइन आप evaluation में बोल देना। इसके बाद assess whether JCDCL comply with acceptable ROC level। इसके लिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन में एक ROC ऑलरेडी दिया हुआ है गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट कितना ROC सेट किया हुआ आपके लिए 6.5%। तो आपको चेक करके दिखाना होगा कि वो हम लोग विद इन दैट है कि नहीं है। सो इसका भी वर्किंग यहाँ पे किया हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 6.5% के जगह अभी हम लोग आ रहे 6.25 पे, EBIT बाई कैपिटल एम्प्लॉयड आप करोगे तो ये आ रहा है 6.25%, ठीक है। तो दैट मीन्स वी आर विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट सेट बाई रेगुलेटर। तो वो फिगर कहाँ से लिया गया वो भी देखना चाहते हो तो 110/1760। तो ये ROC का लिमिट रेगुलेट किया गया है फॉर WDO डिवीजन। ये पूरा कंपनी रेगुलेटेड नहीं है, इसका एक डिवीजन रेगुलेटेड है, ठीक है। सो इसमें भी हमने ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का इस्तेमाल किया है, इसमें भी हमने ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का इस्तेमाल किया, बट कैपिटल एम्प्लॉयड जो यूज़ किया है वो एज गिवन बाई रेगुलेटर, अपना वाला नहीं, एज पर अकाउंट्स नहीं। अब क्या है ना, ये सब एक बार किया होगा ना तो आप एग्जैक्टली पिक कर पाओगे कि मुझे ये फिगर लेना है, कि ये फिगर लेना है, कि मुझे कब ओपनिंग वाला लेना है, कब क्लोजिंग वाला लेना है। सो ये सब जो ट्रिक है ये तभी क्लियर होगा जब आपका एक बार ये सब किया हुआ होगा ध्यान से। आप खाली मोटा मोटा देख के गए होंगे तो आपसे नहीं बनेगा। फिर पूछ रहा है हाउ JCDCL कैन इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड EVA इन फ्यूचर। सो इम्प्रूव करने का एक ही ज़रिया है कि भैया आपको अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए इन योर अनरेगुलेटेड डिवीज़न, इन्वेस्ट इन अनरेगुलेटेड डिवीज़न, क्योंकि गवर्नमेंट आपको रेगुलेटेड सेक्टर में ज़्यादा कमाने नहीं देगा। सो मेन है इन्वेस्टमेंट इन अनरेगुलेटेड डिवीज़न, यही आपका एकमात्र तरीका है। और दूसरा तरीका है रेगुलेटेड में कमाना है तो आपको कॉस्ट रिडक्शन करना पड़ेगा, किसी तरीके से कॉस्ट रिडक्शन करो इन रेगुलेटेड डिवीज़न। तो ये 2 तरीका को एलैबोरेट करके आप लिख दो। अब 7 मार्क है तो 7 लाइन लिखना है, 14 लाइन लिखना है, वो सब कोई थ्योरी नहीं है, मेन क्रक्स लिखना है। तो एक क्रक्स है कि आप अपना एक्सपैंड करो अनरेगुलेटेड डिवीज़न को, और दूसरा क्रक्स है कि रेगुलेटेड डिवीज़न में कॉस्ट रिडक्शन करो, ठीक है। नेक्स्ट 4A का जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है आपका, रेलेवेंट कॉस्टिंग का। ऐसा बहुत बार हम लोग ये सम को देख चुके हैं, RTP MTPs में काफ़ी बार आया हुआ है, ये ICI मैट में भी है, ये MTP में 20 में भी आया है, ठीक है। ये DJB बुक का रेलेवेंट कॉस्टिंग चैप्टर में मिलेगा, रेलेवेंट कॉस्टिंग, और उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। सो कैंटीन का वर्किंग का क्वेश्चन है,
तो ये भी करना बहुत आसान था, इसका भी सोल्यूशन हमारे शैलेश भाई ने कर दिया है हमारे लिए। तो भैया हम उसके शुक्रगुजार हैं कि वो कॉपी चेक कराने के बहाने सॉल्व करके लेके आ गया। अब आप ये बोलेंगे कि सर ये सॉल्यूशन मुझे दे दीजिए, तो वो नहीं पॉसिबल है। आप यहीं पे देख लीजिए, समझ लीजिए। सेविंग्स ड्यू टू इंस्टॉलेशन ऑफ ऑटोमेटेड पेमेंट इज़ 169,450 पर एनम दिखाया इन्होंने। आप चाहो तो इसको हो सके तो टोटल जो पीरियड है यहाँ पे लाइफ 4 ईयर्स है तो इंटू 4 करके भी दिखा सकते हो। ठीक है। मेन चीज़ जो इसमें बच्चे छोड़ देते हैं, एडवाइस करते वक्त फाइनेंशियल प्लस नॉन फाइनेंशियल दोनों बताना है। तो हमारे ये शैलेश भाई का भी यही हुआ कि फाइनेंशियल तो बता दिया, नॉन फाइनेंशियल छूट गया। तो मैंने लिखा भैया कि नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट का क्या हुआ, तो बोला सर छूट गया, ध्यान ही नहीं आया। तो नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट में यही है कि आप पूरा ऑटोमेटेड हो रहे हो ना, तो बहुत बार ऑटोमेटेड सिस्टम रिजिड होता है, बहुत सारे सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल कभी कोई स्टूडेंट हो सकता है अपना आईडी कार्ड लाना भूल गया, या जो आप कार्ड बना के दोगे ये ऑटोमेटेड कार्ड, वो कार्ड अगर लाना भूल गया तो आप उसको क्या उस दिन खाना नहीं दोगे, आपका बिजनेस कैसे होगा आगे। तो ह्यूमन सिस्टम में कभी कभी वो सब ह्यूमन टच से निकल जाता है। तो ह्यूमन सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी होता है, ऑटोमेटेड सिस्टम में कभी कभी रिजिडिटी होता है। सो ये नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट आपका मतलब एक फ्लेक्सिबिलिटी का एस्पेक्ट आप सोच सकते हो कि उसका कितना ज़रूरत है। दूसरा कुछ ट्रेनिंग का एस्पेक्ट हो सकता है कि वो कितना इजी है। सिस्टम का रिलायबिलिटी को लेके आप कंसर्न रेज कर सकते हो कि ये सिस्टम जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कितना रिलायबल है इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी और रिपोर्टिंग, कि उसमें कल को जिस समय कैंटीन चालू हो उस समय एरर नहीं होगा, तो स्मूथली काम चलेगा कि नहीं, इस चीज़ को देखना चाहिए। देन 4 का एक ऑप्शनल क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या तो ये कर लो रेलिवेंट कॉस्टिंग वाला, या फिर ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी से क्वेश्चन दिया हुआ है वो कर लो। तो 4 में नॉर्मली इंस्टीट्यूट हमेशा एक ऑप्शनल क्वेश्चन देता ही है ऐसे। ओके, सो इसमें आपको अलग अलग सिनेरियो में अप्रोप्रिएट प्राइसिंग पॉलिसी बताना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, रेलवेज कॉन्ट्रैक्ट वर्क करता है, तो रेलवे गवर्नमेंट का जॉब है। तो गवर्नमेंट का जॉब में हमेशा हमेशा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस चलता है, या फिर सील्ड बिड प्राइसिंग चलता है। ठीक है, जो ऐसा हमने किया हुआ ये हम लोग डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट वर्क बोल के सेम चीज़ पढ़ें, उसी में वर्ड खाली इन्होंने रेलवेज चेंज कर दिया। अभी एक नया चीज़ डाला, पेटेंटेड ड्रग फॉर कोविड-19 रेडी टू बी लॉन्च इन द मार्केट, इसका कैसा प्राइसिंग होगा। सो अगर ये पेटेंटेड है, यूनिक है, तो नॉर्मली कंपनी इसको स्किमिंग करना चाहेगा। ठीक है, बट सिंस हो सकता है ये नेशनल इंपॉर्टेंस का गुड्स है, तो हो सकता है इस पर रेगुलेटरी प्राइसिंग चलेगा, रेगुलेटेड प्राइस। गवर्नमेंट हो सकता है इंटरफियर करे कि आप इससे ज़्यादा पे नहीं बेच सकते। तो इसमें आंसर में क्या लिखा हुआ होगा ये मैं नहीं बता सकता, बट अगर एज ए स्टूडेंट मैं सोचूं तो मैं रेगुलेटेड प्राइस या स्किमिंग प्राइस में से एक लिखता। रेगुलेटेड बहुत लोगों को क्लिक नहीं करता है। कुछ लोगों ने इसको मार्केट प्राइस भी लिखा। मार्केट प्राइस लिखना गलत है, क्योंकि अभी इसका तो मार्केट प्राइस आया ही नहीं है। आप मार्केट प्राइस इज द एवरेज ऑफ एवरी प्राइस, तो अभी तो इसका मार्केट प्राइस आया ही नहीं है, तो मार्केट प्राइस हम लिख नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है, बाइक मैन्युफैक्चरर एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी वाला कोई एडवांस बाइक लेकर आ रहा है। इनोवेटिव है तो आप स्किमिंग ही करेंगे और क्या, तब तो स्किमिंग प्राइसिंग ही चलेगा। फिर कंपनी एक वेरिएंट ऑफ सैनिटाइजर लेके आ रहा है और ट्राइंग टू एंटर इनटू द मार्केट है। सो ट्राइंग टू एंटर इनटू द मार्केट है, तो पेनिट्रेशन कर सकता है वो एंट्री स्ट्रेटजी के लिए, पेनिट्रेशन प्राइसिंग। और पेनिट्रेशन में एक कंडीशन होता है कि आप इनोवेटिव चीज़ नहीं लाए हो, आप सेम चीज़ लेकर आए हो जो मार्केट में एग्जिस्ट करता है। तो सेम वेराइटीज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द मार्केट, तो पेनिट्रेशन आप कर सकते हैं। या फिर इसमें एक और ऑप्शन मेरे हिसाब से सेट हो सकता है, पता नहीं इंस्टीट्यूट किस पे मार्क्स देगा, वो हो सकता है कि आप गोइंग रेट प्राइस भी बोल सकते हो, कि एवरेज मार्केट प्राइस भी बोल सकते हो। ठीक है, बट एक बार मैंने पेनिट्रेशन ही लिखा, ट्राइंग टू एंटर को फोकस करके। नेक्स्ट, एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो लेटेस्ट टैबलेट बना रहा है जिसमें एडिशनल स्लाइडिंग स्क्रीन है, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ है, तो वो स्किमिंग करेगा या फिर कोई प्रीमियम प्राइसिंग को भी यूज़ कर सकता है। स्किमिंग में क्या होता है, स्किमिंग में प्राइस धीरे धीरे कम कर दिया जाता है, और प्रीमियम में हमेशा प्रीमियम चलाया जाता है। स्टारबक्स कॉफ़ी हमेशा प्रीमियम चलेगा, वो धीरे धीरे प्राइस कम नहीं करेगा। बट ये सब टैबलेट वगैरह क्या होता है, स्किमिंग करते रहते हैं लोग,
मतलब पहले लॉन्च करते हैं हाई प्राइस पे, फिर धीरे धीरे और बड़ा मार्केट कैप्चर करने के लिए प्राइस कम कर देते हैं। नॉर्मली इसमें स्किमिंग ज़्यादा सूट करता है, बट कुछ बच्चे हो सकते हैं प्रीमियम प्राइसिंग भी लिखेंगे। तो देखिए क्या इसमें ऑप्शन इंस्टीट्यूट से आता है, उसके हिसाब से ही पता चलेगा कि क्या एकदम एग्जैक्ट करेक्ट आंसर इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, ये TQM का क्वेश्चन है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। सो ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या है ना, देखो मैंने लिखा नहीं कि कहाँ से आया है, क्योंकि ये कॉमन सेंस से निपट गया। हालांकि इस तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन आपने पहले कभी भी पढ़ा हुआ ही होगा, तो इसलिए मैंने स्पेसिफाई नहीं किया। 4B TQM का क्वेश्चन है, DJB बुक में क्वेश्चन 3 आपको मिल जाएगा। ये ICAI मैट में शुरू से दिया हुआ है। सो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें सेविंग्स आपको निकालना था कि कितना रुपया सेविंग्स यहाँ पे पर डे पे आ रहा है। ठीक है, जैसे 7% यहाँ पे आपका करेंट रिजेक्शन रेट है, और करंट में आप 3000 यूनिट एवरी डे बनाते हो, और एक एक यूनिट पे 150 रुपये का लॉस है। एक एक यूनिट पे 150 रुपये का लॉस है, और कुछ इम्प्लीमेंटेशन करने से न्यू सिस्टम का 12000 खर्चा है, और रिजेक्शन चला जाएगा 4% पे। सो आपसे पूछ रहा है एनालाइज करो न्यू सिस्टम एंड सजेस्ट करो कि वो बेनिफिशियल है कि नहीं। सिंस 3 मार्क का है तो बहुत ज़्यादा कॉमेंटबाजी नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, 7% से मैं घटा के कहाँ ले जा रहा हूँ, 4% पर। तो 3% का सेविंग्स हो गया। 3% का सेविंग्स हुआ कितना यूनिट पे, 3000 यूनिट पे, और एक एक यूनिट का 150 रुपया करके मैं सेव करता, लॉस सेव कर रहा हूँ। सो आप देख लो ये कितना आ रहा है, 90 इंटू 150 करे 13500 आ रहा है, और फिर 12000 रुपये आपका खर्चा भी लग रहा है इस सिस्टम को चलाने का 1500। इतना शॉर्टकट में नहीं लिखना है, आपको सेंटेंस बना के लिखना है। तो दिस इज़ योर नेट सेविंग्स पर डे। सो ऑफ कोर्स सिस्टम इज़ बेनिफिशियल फॉर इम्प्लीमेंटेशन, करेक्ट। थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखेंगे। और नेक्स्ट आता है कि आपको मिनिमम रिडक्शन इन नंबर ऑफ रिजेक्शन ईच डे अप टू विच द प्रपोज सिस्टम विल बी बेनिफिशियल। तो कितना रिजेक्शन करने से कितना रिडक्शन होना चाहिए, मिनिमम रिडक्शन इन नंबर ऑफ रिजेक्शन ईच डे अप टू विच द प्रपोज सिस्टम इज बेनिफिशियल। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सब कोई कर पाते हैं। आप भी बता सकते हैं भी, मे बी ओरली अगर आपको ध्यान है तो, कि अगर न्यू सिस्टम का कॉस्ट ही 12000 है तो 12000 तो उठाना ही पड़ेगा। तो 12000 रिकवर करने के लिए मेरा यहाँ पर 80 यूनिट, जैसे 12000 रुपया रिकवर करना है अगर, तो 80 यूनिट का सेविंग्स होना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपका पहले यूनिट्स x है, मान लो एक एक यूनिट पे आप 150 रुपया बचाते हो, और 12000 रुपया आपका सिस्टम का कॉस्ट है। तो x यूनिट्स आपको कम से कम डिफेक्ट बचाना पड़ेगा। तो x इज़ कमिंग 80 यूनिट्स। तो करंट में हमारा जो डिफेक्ट है वो 7% है। तो 3000 का 7% होता है 210, उसको ले जाना पड़ेगा 80 पर। तो 210 माइनस 80 कर रहे हैं तो 130। ठीक है, 3000 का 7% होता है, फिर से बोल रहा हूँ 210 यूनिट। तो 210 यूनिट से मेरे को 80 यूनिट कम करना ही होगा। तो मेरा नया रिजेक्शन का यूनिट होना चाहिए 130 यूनिट्स, एंड 130 यूनिट्स डिवाइडेड बाई, अगर मैं 3000 करूँ तो 130 बाई 3000 करने से आंसर आ रहा है 4.33। सो अगर 4.33% भी चला गया 7% से तो भी ये वायबल है, इसलिए 4% जाने से तो सेविंग्स आ गया ना। तो मिनिमम रिडक्शन इन नंबर ऑफ रिजेक्शंस ईच डे, तो मिनिमम रिडक्शन रिक्वायर्ड इज 80 यूनिट्स, और you can write it like this, that the rejection level should go down to 4.33%, then it will be viable, and if it is below 4.33 it is most viable। ठीक है, तो ये 4.33% आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, काम हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन 4C ट्रांसफ़र प्राइसिंग का क्वेश्चन है, डिविजनल ट्रांसफ़र प्राइस। ट्रांसफ़र प्राइस एज यू नो इससे हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो एज़ यूजुअल इस बार आ गया। DJB का क्वेश्चन नंबर 10 ICAI मैट का क्वेश्चन है, और ये पुराना सिलेबस का ही क्वेश्चन है। आप लोग हल्ला करते हैं ना पुराना सिलेबस मत पढ़ाइए, क्यों नहीं पढ़ाएं भैया, आपके हिसाब से चलेगा क्या इंस्टीट्यूट?
भाई आपका जो नज़र है और हमारा जो नज़र है उसमें बहुत फ़र्क है। हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से इंस्टीट्यूट उठा के नया सिलेबस में डाला है, और क्वेश्चन इंस्टीट्यूट चला के भी अभी भी पुराने सिलेबस से पूछता है। तो भाई जैसे सर लोग पढ़ा रहे, शांति दिमाग से पढ़ो बस। आप ये मत जज करो क्या पढ़ना नहीं पढ़ना, आपको जो पढ़ाया गया उसको शांति दिमाग से पढ़ो, आपका काम हो जाएगा। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है, बेस्ट स्ट्रैटेजी वाला क्वेश्चन है, 3 डिवीजन है, एक्स वाई जेड, ठीक है। और इसमें आपका बेस्ट स्ट्रैटेजी क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इवैल्यूएट कर करके बताना पड़ता है। इनफैक्ट इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया है, जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो और लॉन्ग है, ठीक है। उसमें तो और एक फिक्स कॉस्ट का भी अड़ंगा था, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है कि टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी और एक्सटर्नल डिमांड को लेके ही आपको खाली डिसीजन लेना है, ठीक है। तो इसको एक बार आपको अटेम्प्ट करना है। मैं भी इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, मतलब सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें आपको एक आइडिया के लिए वापस हल्का सा थोड़ा सा बैकअप दे देता हूँ कि यहाँ पर 3 डिवीजन ए बी सी तीनों अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक्स करेंटली अपना 60% कैपेसिटी, वाई 80% और जेड 100% पे काम कर रहा है। फिर आपको देखो दिया हुआ है इस तरह से ना कि एक्स का कॉस्ट पूरा दिया हुआ है, बट वाई में एक्सक्लूडिंग मटेरियल एक्स, जेड में एक्सक्लूडिंग मटेरियल एक्स। इसका मतलब एक्स इज सप्लाइंग टू वाई एज वेल एज टू जेड। नॉर्मली क्या होता है, एक्स वाई को दे रहा है, वाई जेड को दे रहा है, बट ये क्वेश्चन का ब्यूटी यही था कि एक्स इज सप्लाइंग टू वाई एंड एक्स इज ऑल्सो सप्लाइंग टू जेड, ठीक है। तो इसमें ट्रांसफर प्राइस एक्चुअली नहीं दिया हुआ होता है, एंड ट्रांसफर प्राइस आपको मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस सेट करना पड़ता है। मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस, कंपनी हैज़ टू इनकर एडिशनल फिक्स कॉस्ट ऑफ 9,000 फॉर एवरी 10% ऑफ आइडल प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो ये एक नया चीज़ यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह का लाइन पुराने वाले क्वेश्चन में नहीं था। प्रोडक्ट एक्स कैन बी यूज्ड एज इनपुट फॉर वाई एंड जेड। एक्स इज अवेलेबल इन द मार्केट फॉर 30 रुपीज। ईच यूनिट ऑफ वाई एंड जेड नीड 1 यूनिट ऑफ एक्स as their input material. X supplies the product without any defects, error free for direct use at shop floor without any further quality inspection to Y and Z. If Y gets transfer of material from X, it can be directly used. But if it buys from outside vendor, it has to pay 30 plus quality inspection charges of 2. So Y का outside price है 32, तो Y maximum transfer price दे सकेगा 32, क्योंकि वो बाजार में 30 इनकर करता है प्लस 2 रुपया खर्च करता है, तो Y 32 से ज़्यादा नहीं देगा। और X से लेने के का मतलब है कि वो कोई भी खर्चा नहीं करेगा Y। और Z में क्या हो रहा है, गेट्स मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड वेंडर एट 30, इफ इट बाइज फ्रॉम X इट हैज़ टू स्लाइटली ऑल्टर द प्रोडक्ट X विच विल कॉस्ट ₹3 एज ऑल्टरेशन कॉस्ट। सो X को वो कितना देने रेडी होगा, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस बाई Z। एक्स को कितना देगा पता है, 30 बाजार से ले रहा है, जबकि उसके बाद उसका कोई खर्चा नहीं है, बट एक्स से लेगा तो 3 रुपया खर्चा करना पड़ेगा, तो एक्स के साथ भी मेरा कॉस्ट 30 पड़ना चाहिए। सो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस 27 दिया जाएगा। जेड देगा एक्स को 27, बट वाई दे सकता है 32, क्योंकि वाई का अपना आउटसाइड कॉस्ट जो है 32 है और जेड का आउटसाइड कॉस्ट सिर्फ 30 है, बट एक्स से लेने के कारण 3 रुपये ऑल्ट्रेशन कॉस्ट है, तो एक्स से 27 पे लेगा, 3 रुपये ऑल्ट्रेशन कॉस्ट मिला के मैक्स हम 30 रुपीज़ कॉस्ट बियर करेंगे। तो ये इस सम का एक ब्यूटी था जो क्लास में कराया हुआ है आपको, ऐसा नहीं है। एक्स वांट्स टू फिक्स यूनिफॉर्म ट्रांसफर प्राइस फॉर बोथ वाई एंड जेड एंड दिस प्राइस विल बी फॉर डिविजनल ट्रांसफर ओनली एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विथ आउटसाइड सेल्स। एक्स क्या चाहता है वो अलग बात है, उससे कोई लेना देना नहीं है इस सम में, बट रिकमेंड करना आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर ईच डिवीजन एंड कंपनी एज अ होल। सो इसमें क्या होता है कि आपको प्रॉफिट निकाल के चेक करना है कि एक्स बाजार से 30 रुपया में बेच रहा है, एक्स बाजार से 30 रुपया में बेच रहा है, ठीक है, तो उससे कितना कमा रहा है। फिर वाई को 32 रुपया में बेचेगा तो कितना कमाएगा, और जेड को वो 27 रुपया में बेचेगा तो कितना कमाएगा। सो ये 3 वर्किंग पहले एक्स के लिए होगा कि वो बाजार से कितना कमा रहा है, मार्केट से, फिर वाई से और जेड से।
मार्केट से, वाई से और जेड से। अकॉर्डिंगली फिर एक्स चुनेगा, यानी डिवीजन ए चुनेगा कि मैं पहले कहाँ बेचूंगा, जिसमें उसको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है। और जब वाई और जेड को बेचने की बात आएगी, वाई और जेड को जब बेचने की बात आएगी, तो वहाँ पर वाई और जेड पहले चेक करेंगे कि मैं अपना कितना कैपेसिटी यूज़ करूँगा। ठीक है। यहाँ पे कैपेसिटी ये लोग कितना यूज़ कर रहे हैं ये ऑलरेडी बता रहा है, वर्किंग एट 80% एंड जेड इज़ वर्किंग एट 100%। सो कैपेसिटी आपका यहाँ पर एक और कॉस्ट खड़ा कर रहा है। कंपनी हैज़ टू इनकर एडिशनल फिक्स कॉस्ट ऑफ 9,000 फॉर यूजिंग एवरी 10% ऑफ आइडल प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो पहले वाई और जेड में इवैल्यूएट करवाना पड़ेगा कि वाई को क्या अपना कैपेसिटी 80% से 90 से 100 में ले जाना चाहिए। ओके। और फिर Z तो ऑलरेडी 100% पर है ही, तो वो और कुछ कर ही नहीं सकता। बट Y अपना कैपेसिटी क्या बढ़ा कर देखेगा, अगर हाँ और वो बढ़ाएगा अपना भी कैपेसिटी, वो 100% पे लेके जाएगा, अभी 80% पे 100% पे लेके जाएगा, तो 20% उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाएगा। 20% कैपेसिटी बढ़ाने का 20% उसका एडिशनल फिक्स कॉस्ट आएगा। मतलब 20% का एडिशनल फिक्स कॉस्ट 9,000 प्लस 9,000 18,000 आ जाएगा ना। तो वाई अपना पहले कैपेसिटी बढ़ाने का कोशिश करेगा, देखेगा कि मैं अगर 5,000 यूनिट का डिमांड है और 5,000 ही बना लूँ, ठीक है, तो यानी कि अभी मैं 80% पे काम कर रहा हूँ, 4,000 बना रहा हूँ, तो 1,000 और बना लूँ। तो वो मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ जिससे आप अपने आप अटेम्प्ट कर सकोगे। ये सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन अभी सजेस्टेड आंसर आ जाएंगे, उसके बाद फिर से और इलेबोरेटिव वे में हम लोग रिलीज़ कर देंगे। बट फिलहाल एक बार समझने का काम आप कर लो कि 5,000 का 80% अभी 4,000 है, तो 20% बच गया। 20% अभी हम यूज़ नहीं कर रहे, तो उस 20% को यूज़ करने के लिए मेरा कैपेसिटी कॉस्ट लगेगा 18,000 रुपया। तो पहले इवेल्युएट करके देखो ये 18,000 रुपये वर्थ है कि नहीं। कंट्रीब्यूशन जो आ रहा है वाई के यहाँ पे, वो 18,000 रुपया रिकवर कर पाएगा क्या 2,000 यूनिट से? कर पाएगा तो वाई अपना पूरा कैपेसिटी यूज़ करेगा, जेड ऑलरेडी पूरा यूज़ कर रहा है। तो एक्स अपना सोचेगा कि मैं फिर पहले मार्केट में बेचूं कि वाई को बेचूं कि जेड को बेचूं। ठीक है। वाई के लिए ऐसा कोई नहीं है, वाई के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी में खाली यही है कि वो अपना कैपेसिटी कितना यूज़ करेगा। जेड के पास तो ऑप्शन ही नहीं है, जेड के पास ऑप्शन ही नहीं है, वो सिर्फ अपना 100% कैपेसिटी ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है। तो जेड के लिए और कोई बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं है। वाई के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी वो चूज़ करेगा मैं अपना कैपेसिटी बढ़ाऊँ कि नहीं बढ़ाऊँ, चेक करेगा कि वो 18,000 रुपये खर्चा वायबल है कि नहीं है। बट एक्स कैसे चूज़ करेगा? 3 ऑप्शन में किस में उसको ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो रहा है। तो जिनका किया हुआ है उनको एकदम क्लियर याद आ रहा है, जिनको एकदम नहीं किया हुआ है उनके लिए नया हो सकता है, तो मैं उनके लिए अभी ये वीडियो बना भी नहीं रहा। 10 मार्क का क्वेश्चन है और एकदम करने लायक क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है 5A, और ये भी अपने मैट का ही क्वेश्चन है। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग मतलब DJB क्वेश्चन नंबर 3 ICI मैट, अदरवाइज आप ICI मैट में देख सकते हैं। इसमें क्या एक गड़बड़ करते हैं बच्चे लोग, ये जो एक्सपेक्टेड सेल्स है ना, ये 600 यूनिट और 900 यूनिट, अब प्रैक्टिस नहीं किया होने से मिस्टेक होता है। ये एक्सपेक्टेड सेल्स ओवर लाइफ है, ये पर एनम एक्सपेक्टेड सेल्स नहीं है। ठीक है। दूसरा एक और चीज़ यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक अगर हम माने तो वो है, जो इसका ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें 30% यहाँ पर दिया हुआ था, यहाँ पे PV रेशियो नहीं था। ठीक है। सो इसका एक कॉन्सिक्वेंस होता था, हम लोग सम जब कराते थे कि सेलिंग प्राइस मालूम है, फिर आपका 30% अगर PV रेशियो तो 70% हो गया आपका वेरिएबल कॉस्ट, और उसमें से वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट यदि माइनस कर दें तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगा। और वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों केस में हम लोग सेम मान लेते हैं, और फिर वो सेम मानकर हम लोग अपना यहाँ पर वर्किंग कर लेते हैं कि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्या आएगा और PV रेशियो क्या आएगा। बट इस क्वेश्चन में क्या लग रहा है कि दोनों में जब 30% दिया हुआ है तो हमको दोनों में 30-30 मानना चाहिए। अगर आप ऐसे मान के किए हैं तो दोनों में अगर 30-30 मान रहे हैं तो यहाँ पर 30% से वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कुछ और आ जाएगा, और यहाँ पर 30% पुट करेंगे तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हम लोग जब क्लास में सम किए थे उसमें 30% यहाँ पर ही था, पुराना वाला सम में यहाँ पे नहीं था। तो हमने क्या किया था, 30% एक जगह माना और दूसरा जगह वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट को सेम रखकर हम लोगों ने वहाँ का कंट्रीब्यूशन निकाला।
सो इस सब में कुछ बच्चों ने हो सकता है अपने हिसाब से करेक्ट करके 30% को इधर का मान के सम किया हो, और कुछ बच्चों ने हो सकता है 30% दोनों में सेम मानकर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट अलग अलग निकाला होगा बैलेंसिंग फिगर में। सेलिंग प्राइस में से कंट्रीब्यूशन माइनस करने से टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उसमें से वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट माइनस करने से वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। सो अगर अलग अलग निकाला है तो मेरे नज़र में वो भी सही है, और किसी ने 30% यहाँ पे मान के किया है और ठीक से लिख दिया है एग्जम्पशन अपना, तो वो भी सही है। अब इंस्टीट्यूट कैसे मार्क्स देगा ये मैं नहीं जानता, मेरे नज़र में जो सही है मैं वो बताया। फिर क्या होगा कि आपको अपना 600 यूनिट और 900 यूनिट का टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना है। उसमें सिंस लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है तो ये 2 साल का पीरियड का आपका वॉल्यूम है, तो 2 साल का पीरियड में 2 चीज़ और एडजस्ट करना है। एक लेस करना है कॉस्ट ऑफ प्लांट, जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 लाख, और फिर एडिशनल आउटले 40% करके कैपेसिटी बढ़ाया जा सकता है वो। तो दोनों केस में कॉस्ट ऑफ प्लांट आपको लेस करना है और सैल्वेज वैल्यू को ऐड करना है। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में अपने डेप्रिसिएशन पर एनम नहीं निकालते हैं। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट कोई कॉस्ट मानता है और टोटल सैल्वेज वैल्यू को एक इनफ्लो मान के अपना नेट इनकम निकाल कर कंपेयर करना है, ठीक है। तो इसमें एडवाइस करने बोला है, तो एडवाइस में एक अगेन नॉन फाइनेंशियल इम्पैक्ट है जिसको बहुत बार बच्चे इग्नोर कर देते हैं, और वो नॉन फाइनेंशियल इम्पैक्ट है इसमें कि अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 600 से 900 का प्रॉफिट मार्जिन में, ठीक है, हो सकता है 600 ज़्यादा प्रेफर्ड हो रहा हो, 900 प्रेफर्ड नहीं हो रहा हो, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, मैंने वर्किंग नहीं देखा है, बट 600 अगर प्रेफर्ड है 900 प्रेफर्ड नहीं है, तो नॉन फाइनेंशियल इम्पैक्ट लिखना ये चाहिए कि कंपनी शुड ऑलवेज ट्राई टू कैप्चर मोर मार्केट शेयर बाय इन्वेस्टिंग इन बिगर मशीनरी। इससे क्या होता है, ज़्यादा दूर तक रीच पहुंच जाता है, गुडविल बनता है, लोग बात करते हैं आपके बारे में, तो फ्यूचर में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना तो ज़्यादा लोग आपको जानते हैं ना, तो जल्द आप कैप्चर कर पाओगे। यही आप छोटा कैपेसिटी पे काम करो, छोटे क्राउड के साथ रहोगे, तो फ्यूचर में आपको स्कोप कम मिलेगा। तो अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में अफेक्ट नहीं आ रहा हो तो हमेशा बड़ा मार्केट साइज बनाना चाहिए, बड़ा मार्केट कैप्चर करना चाहिए। कैप्चर बिग मार्केट even if profit is slightly lower, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा तो even if profit is slightly lower, alright। नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन आया ओसाका टी कंपनी, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आया, पूरा इंटरप्रिटेशन बेस्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आया ये क्वेश्चन। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से क्वेश्चन आ गया। इधर एक्चुअली करना कुछ नहीं था, ये भी ICAI मैट का क्वेश्चन है, DJB में क्वेश्चन नंबर 3 है। इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया यहाँ पर, ये एडवर्स फेवरेबल को पटांग कर दिया, मतलब रिवर्स कर दिया, जो ओरिजिनल क्वेश्चन में हम लोग के पास था उससे थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो क्वेश्चन बोलता है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर बताओ। यहाँ पर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर कंपनी का क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो वो क्वालिटी दिखेगा, तो मेन क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है क्वालिटी, 1 मार्क का है तो क्वालिटी इज द आंसर। एंड सेकंड आपको बताना है कि मैनेजमेंट ने क्या क्या अपना स्ट्रेटजी लगाया है फॉर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, ये 9 नंबर का दे दिया, तो यही पूरा बवाल हो गया। सो इसमें आपको ये बताना है, जैसे वेरिएंस को इंटरप्रेट करके कि कंपनी ने अपना प्राइस को कम किया है टू रेज द वॉल्यूम, इन दोनों का इंटर रिलेशनशिप, प्राइस को रिड्यूस करके मोर मार्केट कैप्चर किया है, वॉल्यूम को बढ़ाया है, वॉल्यूम फेवरेबल लाने का कोशिश किया है, और क्वालिटी इनका प्राइम है, तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हायर कॉस्ट पे मटेरियल खरीदा गया है, हायर प्राइस पेड फॉर मटेरियल। सो दिस मीन्स दैट दे आर वर्किंग फॉर क्वालिटी। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एडवर्स आ रहा है, तो इसका इंडिकेशन हो सकता है कि वर्कर क्वालिटी कॉन्शियस वे में काम कर रहा है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय ले रहा है, या फिर हो सकता है और इट कैन बी ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ इनएफिशिएंसी, इट कैन बी इनएफिशिएंसी इन वर्कर्स, सो यू नीड टू टाइटली मैनेज देम, टाइट मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। एंड फिक्स कॉस्ट एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी एडवर्स आ रहा है, इसका मतलब ओवरहेड ठीक से मैनेज नहीं हो पा रहा है। ज़्यादा फिक्स्ड ओवरहेड इनकर करना मतलब ज़्यादा क्वालिटी होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट
क्वालिटी का इंडिकेटर है परचेज प्राइस। तो ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एंड क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को लिंक क्या करना है, बस कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है क्वालिटी। क्वालिटी को पाने के लिए कंपनी ने क्या क्या चीज़ पे काम किया उस चीज़ को आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ मैनेजमेंट इट हैज़ बिन डिसाइडेड टू रिड्यूस प्राइस पर केजी बाई 5% टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स। तो इसी चीज़ को आप इवेल्युएशन में यूज़ करोगे। ओके, कि कंपनी ने ये चीज़ किया है, ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो रहा है बाई चेक अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ सेल्स प्राइस वेरिएंस एंड वॉल्यूम वेरिएंस। सो कंपनी हैज़ बीन एबल टू कैप्चर इट्स मार्केट, बट ओवरऑल अगर देखें तो थोड़ा सा नुकसान ही रह गया, ओवरऑल एडवर्स ही रह गया। आप सोचें हम प्राइस कम करके वॉल्यूम कैप्चर करेंगे, बट बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आपके पास नहीं आया कि आपका प्राइस से जो नुकसान है वो उठ गया। सो ये स्ट्रेटेजी हो सकता है कंपनी के लिए कॉस्टली भी हुआ हो, ऐसा करके आप कंक्लूड कर देंगे। 6 नंबर क्वेश्चन, यस ये पूरा ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन है। बहुत बच्चे खोज के तंग आ गए होंगे कहाँ से आया। तो मैं बता देता हूँ, ये आपका ओल्ड सिलेबस का मैट है, PM प्रैक्टिस मैनुअल। आप अभी भी वेबसाइट में इंस्टीट्यूट के देख लीजिए, चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, अब ये सब अपना क्या होता है ना, छाना हुआ रहता है कि कहाँ पे क्या क्वेश्चन इंस्टीट्यूट दे रखा है, उसी हिसाब से पढ़ाते हैं। अब इसमें भी चुन के कराते हैं कि सब नहीं कराएं, क्योंकि बच्चे कम समय में कितना ही कर लेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत समय से मन था कराएं, फिर छोड़ते थे, सोचे नहीं कराते, छोड़ो। ऐसे ही बच्चे ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन को देख के भाग रहे, बोलते बड़ा ही कराओ। तो ठीक है, अब आ गया तो भुगतो करो। बहुत बच्चों ने ऑप्शन में निकाला। ठीक है, तो इस सब में इसका सोल्यूशन भी एक्चुअली जिस तरह से ओल्ड सिलेबस का मैट में दिया हुआ था क्वेश्चन, उससे थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने चेंज कर दिया। ये आई विल से ये पैराग्राफ एक एक्स्ट्रा डाल दिया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दिया, ये वाला पैराग्राफ एक्स्ट्रा कर दिया, और एक एक्स्ट्रा यहाँ पे कर दिया कि ये प्राइस में यहाँ पर एक डिस्काउंट का बात डाल दिया। ठीक है, सो यहाँ पर एक कैलकुलेशन पूछा है, प्रॉफिट और लॉस विथ एंड विदाउट स्ट्राइक। प्रॉफिट और लॉस विथ एंड विदाउट स्ट्राइक। सो बहुत बच्चों को इस सम को लेके जिज्ञासा होगी कि ये कैसे होगा, सर कोई तो गाइडेंस मिल जाए। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये कैसे होगा, प्रॉफिट और लॉस विथ और विदाउट स्ट्राइक। देखिए, मैं अभी पूरा पढ़ने वाला नहीं हूँ, वो आपको अपने आप पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन। तो एक है विथ स्ट्राइक सिचुएशन और एक है विदाउट स्ट्राइक सिचुएशन। ओके, तो विथ स्ट्राइक सिचुएशन में कंपनी 29,500 यूनिट बेचेगा, 500 यूनिट का सेल्स लॉस्ट हो जा रहा है, और विदाउट स्ट्राइक में 30,000 यूनिट बेचेगा। अगर स्ट्राइक नहीं हुआ यहाँ पर तो हम लोग 30,000 यूनिट बेच देंगे। तो मैं एकदम सिंपल अप्रोच में लिख के दे दे रहा हूँ, आप वर्किंग कर लेना कैलकुलेटर में। जैसे सेल्स का रेवेन्यू, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सेल्स रेवेन्यू किस रेट पे माना जाएगा। तो इसका इंटरप्रिटेशन बच्चे 2 तरह से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्राइक, क्वेश्चन का अर्थात ये है कि अगर वर्कर लोग आया है, बोल रहे हैं हमारा वेज रेट है ना बढ़ा दो, 8% से बढ़ाओ, बैक डेटेड पूरा साल के लिए। हम बोल रहे हैं नहीं कब बढ़ाएंगे, तो बोल रहे हम लोग स्ट्राइक करेंगे। हम बोल रहे कर लो, और हमारा मानना है कि स्ट्राइक कर लेगा ना तो उसके बाद वेज बढ़ाना तो पड़ेगा ही, बट 6% भी मान जाएगा लोग पूरा साल के लिए। सो यही कैलकुलेशन हो रहा है कि स्ट्राइक होने दे कि नहीं होने दे। ओके, तो यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि स्ट्राइक अगर हुआ तो द मशीन हुज प्रोडक्शन, जिसमें सीलिंग फैन बनता है, वुड बी अफेक्टेड बाय द स्ट्राइक इज सोल्ड टू डिस्ट्रीब्यूटर्स at a discount of 25% from the current recommended price of 2000। अब ये इससे समझ नहीं आता है ये लाइन से कि क्या हम लोग हमेशा 2000 का 25% कम करके बेचते हैं, या फिर हम लोग सिर्फ जो स्ट्राइक पीरियड में हमारा प्रोडक्शन अफेक्ट हुआ उसको हम कम करके बेच रहे हैं। इसमें बच्चों का कंफ्यूजन आता है, क्वेरी आता है। Machine whose productions would be affected by the strike is sold to distributors at
अ डिस्काउंट ऑफ 25%। अब इस सोल्ड का मतलब क्या है कि मुझे ऐसा लगता है इस सोल्ड का मतलब है कि हमेशा हमेशा हम लोग 25% डिस्काउंट पे डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देते हैं फ्रॉम द रिकमेंडेड प्राइस ऑफ 2000। जैसे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर को अपने कोई भी चीज़ बेचते हैं तो डिस्काउंट दे के बेचते हैं ना। तो मैं ये सब को जब सॉल्व कर रहा हूँ तो अज्यूम कर रहा हूँ कि सारा यूनिट्स हर समय 1500 रुपये पे ही बिका है, चाहे स्ट्राइक हो चाहे नहीं हो। तो उसके बाद अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो आंसर क्या आ रहा है, तो यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू 29,500 इंटू 1500, यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू 30,000 इंटू 1500। फिर आएगा लेस वेरिएबल कॉस्ट में मेन है डायरेक्ट लेबर। ठीक है, यहाँ पर दो तरह का कॉस्ट आएगा, वेरिएबल कॉस्ट में ये डायरेक्ट लेबर होगा और एक यहाँ पे अदर वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। और वो प्रोपोर्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर का प्रोपोर्शन है 60% आर ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट इज डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट विदाउट स्ट्राइक में 720, 30,000 यूनिट का 720। अगर स्ट्राइक नहीं हुआ तो सबका वेज रेट 8% से बढ़ाना पड़ेगा। स्ट्राइक हुआ तो 500 यूनिट का तो मेरा सेल ही नहीं हो पाया। अब उसमें एक चीज़ बोला है, उसमें दो पार्ट, ये लाइन को मैं वापस दिखा देता हूँ। अगर स्ट्राइक हुआ तो सेल ऑफ 500 सीलिंग फैंस वुड बी लॉस्ट टू कंपटीशन। कंप्लीशन लिखा हुआ है बट होगा कंपटीशन। द बैलेंस दैट कुड हैव बीन ऑर्डिनरली प्रोड्यूस ड्यूरिंग द स्ट्राइक पीरियड। स्ट्राइक पीरियड में टोटल प्रोडक्शन कितना हो सकता था ये पता चल जाता है। 30,000 बनाते हैं हम लोग 50 वीक में, 2 वीक का स्ट्राइक पीरियड है। स्ट्राइक पीरियड यहाँ पर 4 वीक्स का है, तो 4 वीक्स का प्रोडक्शन कितना होगा आप करो, 30,000 डिवाइड बाई 50 इंटू 4, 2400। 2400 में 500 का सेल लॉस्ट हो गया तो बच गया कितना, बैलेंस मतलब 1900 बच गया। तो ये 1900 यूनिट हमारा जो बच गया, ये 1900 यूनिट का कॉस्टिंग हम लोग कर रहे हैं एज पर दैट पैराग्राफ कि 1900 यूनिट 720 रुपया करके 106% रेट लगेगा। वर्कर इनएफिशिएंट होगा, 80% एफिशिएंसी पे काम करेगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, डिवाइड बाई 80% करेंगे। जैसे अगर वर्कर की एफिशिएंसी 80% है ना, तो आपका एक्चुअल कॉस्ट जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है उससे ज़्यादा आना चाहिए। नॉर्मली एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट बाय एक्चुअल कॉस्ट। सो एक्चुअल कॉस्ट शुड बी स्टैंडर्ड कॉस्ट बाय 80%। सो अगर ये मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट है तो उसका डिवाइड बाई 80% करने से एक्चुअल कॉस्ट आएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद ओवर टाइम का प्रीमियम भी लगेगा जिसके कारण ये 1.5 गुना कॉस्ट पे आएगा। और उसके बाद जो बच गया यूनिट्स 29,500 में से 1900 यदि माइनस कर दें तो बाकी बच गया 27,600 यूनिट, वो आराम से 720 का 106% पे जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप अपना अमाउंट निकालते जाइए। 500 यूनिट का सेल लॉस्ट हो गया, 1900 यूनिट हमने ओवर टाइम करके बनाया बट उधर एफिशिएंसी कम थी और बाकी सबको 6% इंक्रीमेंट देना पड़ा। फिर वेरिएबल का अदर वेरिएबल कॉस्ट जो मैंने दिखाया वो 1200 का 40% करना पड़ेगा। 60% यहाँ पे आ गया लेबर में और 40% अदर वेरिएबल कॉस्ट में चला जाएगा। तो 1200 का 40% हो गया 480। तो 29,500 इंटू 480 करेंगे, यहाँ पे 30,000 इंटू 480 करेंगे। देखिए इसमें खाली मेरा अजम्पशन यही है कि हमारा 500 यूनिट बिक नहीं रहा और सब कुछ हम 1500 रुपये पे बेच रहे हैं। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 80 रुपीज़ करके है, 29,500 इंटू 80, 30,000 इंटू 80। ठीक है, फिर फिक्स कॉस्ट हमारा 8 लाख रुपया दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो मैंने ऐसे ही कॉपी कर दिया। 3 लाख रुपया भी दिया हुआ है फिक्स कॉस्ट और एक प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। एक नया चीज़ डाला है रेलिवेंट कॉस्टिंग का फंडा से, ओवरऑल कॉस्ट। ये एक पैराग्राफ है, यहाँ पे बोलता है कि इफ़ स्ट्राइक टेक्स प्लेस तो हम लोग मेंटेनेंस स्टाफ जो खाता उसको ओवरहॉल वर्क में लगा देंगे, 50,000 रुपया लगेगा, ओवरहॉलिंग करा लेंगे। 4 हफ्ता फैक्ट्री बंद है, मशीन ओवरहॉल करा लेंगे। और अगर स्ट्राइक नहीं हुआ तो यही ओवरहॉल का काम 1.5 लाख में होता। तो स्ट्राइक होने से विद स्ट्राइक ओवरऑल वर्क 50,000 में हो गया,
नहीं तो वो ओवरऑल वर्क 1.5 लाख में होता। ये एक नया चीज़ आ गया, ये पुराना सिलेबस का में क्वेश्चन में पॉइंट नहीं था। बस आप प्रॉफिट निकाल लो और जज कर लो कौन सा बेटर है। ओके, तो ये यहाँ पर पार्ट 1 कवर हो गया। कैलकुलेट करना है, बस कैलकुलेट कर दीजिए, कुछ बुद्धि मत लगाइए। इसमें ब्रेकअप भी नहीं दिया ना क्वेश्चन में। नेक्स्ट, टेकिंग प्योरली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, एडवाइज द मैनेजमेंट टू अलाउ द स्ट्राइक टू गो अहेड रादर देन अग्री टू द यूनियंस डिमांड। भाई हम लोग क्या स्ट्राइक होने दे कि यूनियन डिमांड को मान ले? इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू एज इन कि आप फाइनेंशियल एंगल से ही सोचो। अब फाइनेंशियल एंगल से हम सोचते हैं तो हो सकता है इसमें सिंस कैलकुलेट पूछा है तो इधर आपको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से खाली इन दोनों को कंपेयर करके कमेंट करना है कि कौन सा ऑप्शन में जाना चाहिए। हो सकता है बस यही करना है। इस सम का वर्किंग में जब मैं अपने आप सोचा तो मुझे एक चीज़ बड़ा यूनिक लगा, जो क्योंकि ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चन में नहीं था। मुझे लगा कि शायद ये चीज़ इंस्टीट्यूट अपने सॉल्यूशन में अभी देगा। कुछ बच्चे सोचें कि नहीं, मेरे को नहीं पता। ये 1900 यूनिट जो यहाँ पर हमारा बन रहा है, ठीक है, उस 1900 यूनिट को बनाने के लिए हमारा वर्कर का एफिशिएंसी रेटिंग भी डाउन है और उस 1900 यूनिट के लिए हम लोग ओवर टाइम का भी एक पेमेंट कर रहे हैं। ओवर टाइम का रेट टाइम एंड हाफ दे रहे हैं, प्लस 40,000 का कॉस्ट भी बियर कर रहे हैं। अच्छा, 40,000 मेरा लिखना यहाँ पे छूट गया फ्रेज, तो ये 40,000 यहाँ पे एक और फिगर लिखना है, एडिशनल कॉस्ट जो 1900 यूनिट के पीछे लग रहा है, ठीक है। तो फिर प्रॉफिट आ जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ उस 1900 यूनिट्स के पीछे आप देखो, ये आपका लेबर कॉस्ट आ रहा है। ये 1900 यूनिट्स का अलग से एक फिक्स कॉस्ट है 40,000 और 1900 यूनिट्स का वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट भी है जो 480 है और 1900 यूनिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी है। और मिल क्या रहा है उसके पीछे? 1500 रुपया। इसके अंदर 1500 रुपया घुसा हुआ है। तो मैंने क्या किया, जस्ट इस 1900 यूनिट्स का एक प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाया जिसमें सेलिंग प्राइस लिया 1500 और लेबर कॉस्ट लिया एज पर दिस डिटेल 720 का 106% जो वेज रेट इंक्रीज हो रहा है, डिवाइड बाई 80% जो एफिशिएंसी का इफेक्ट है, इंटू 1.5 गुना ओवर टाइम के कारण। फिर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट लिया, अदर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट जो 480 रुपीज़ है, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लिया जो 80 रुपीज़ है, ये माइनस किया और फिर टोटल जो कंट्रीब्यूशन आया उसमें से 40,000 भी माइनस किया, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ पे नेगेटिव चला गया। फिर उसके बाद टोटल कंट्रीब्यूशन में से और एडिशनल फिक्स कॉस्ट का भी 40,000 माइनस किया, तो ये नेगेटिव फिगर आ रहा है। तो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग को ये 1900 यूनिट बनवाना ही नहीं चाहिए। वी शुड नॉट प्रोड्यूस दिस 1900 यूनिट्स। हम लोग ये ओवर टाइम का झमेला करवाएंगे ही नहीं। स्ट्राइक किया, ठीक है, ओवर टाइम में ही करेंगे। तो इससे क्या हो रहा था कि ये जो विथ स्ट्राइक वाला सिनेरियो है, मेरे वर्किंग में यहाँ पे अभी 36.22 लाख आ रहा है और यहाँ पे अप्रॉक्स 27.57 लाख आ रहा है। इससे क्या हुआ, मेरे वर्किंग में ओवर टाइम जब मैं वर्क को एलिमिनेट करा दूँ, 1900 यूनिट का वर्क को एलिमिनेट करा दूँ, तो ये तुरंत प्रॉफिट में आ गया। और यहाँ पे इफ़ 1900 यूनिट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड, उसको एलिमिनेट करके आप वर्किंग अगर सिर्फ 27,600 यूनिट्स को लेके करेंगे और ये वाला चीज़ को हटा दीजिए अपना वर्किंग से और उसका एडिशनल फिक्स कॉस्ट को हटा दीजिए और जहाँ जहाँ 29,500 लिखा हूँ वहाँ 27,600 यूनिट्स से प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाइए। तो इफ़ 1900 यूनिट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड then profit is coming as 37.3 lakh. That means surprisingly it is indicating that जाओ स्ट्राइक होने दो। अगर हम ओवर टाइम का नहीं ध्यान इग्नोर कर दे इवैल्यूएशन करके तो यार स्ट्राइक होने दो, मतलब मैनेजमेंट बोलेगा जा जाओ होने दो, स्ट्राइक करने दो बेटा, स्ट्राइक करके मेरा ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये एक बात है। तो हो सकता है इंस्टीट्यूट इस पॉइंट को इवैल्यूएट करके सॉल्यूशन में ले। ओल्ड सिलेबस का जो क्वेश्चन था उसमें ये पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो उसमें वो कवर्ड भी एग्जिस्ट करता था, सॉरी उसमें भी एग्जिस्ट करता था बट एक्चुअली उसको इवैल्यूएट नहीं किया, जस्ट उन्होंने प्रॉफिट कैलकुलेट किया ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन में। ओल्ड सिलेबस में पॉइंट था, ये पैरा था, बट उसके लिए वर्किंग नहीं किया उन्होंने इवैल्यूएशन का, उसको इंक्लूड करके इवैल्यूएशन किया हुआ है, बस प्रॉफिट लॉस निकाला हुआ है। समझ गए? तो अगर आप ओवर टाइम इग्नोर करके
वर्किंग करो तो आपका स्ट्राइक में प्रॉफिट ज़्यादा आ जा रहा है। तो हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, सिंस इसमें ब्रेकअप भी नहीं है, देखो एक तरीका होगा फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करो, मतलब जस्ट प्रॉफिट निकाल दो। अब वो प्रॉफिट आपने ओवर टाइम इंक्लूड करके निकाला होगा, नो प्रॉब्लम। सेकेंड पार्ट में जब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहा है ना, तो उसमें आपको कंपेयर करके बताना है बस कि किस में प्रॉफिट ज़्यादा है, तो वही ऑप्शन में हम लोग जाएंगे। अब अगर आपने ओवर टाइम एक्सक्लूड कर दिया इस एनालिसिस में, तो ओवर टाइम वर्क वाला काम, 1900 यूनिट वाला काम को एक्सक्लूड कर दिया, तो स्ट्राइक वाला प्रॉफिट ज़्यादा आ जा रहा है, तो आप बोलोगे हाँ स्ट्राइक होने दो। फिर यहाँ पे लिस्ट एनी 2 फैक्टर्स में नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स बताना है, नॉट कंसिडर्ड इन योर इवेल्युएशन दैट मे हैव एडवर्स फाइनेंशियल इफेक्ट्स फॉर द कंपनी इफ द स्ट्राइक वेयर टू टेक प्लेस। सो एनी 2 फैक्टर्स में नॉट कंसिडर्ड इन योर अबव इवेल्युएशन में क्या बोलना चाह रहे हैं, दिस इज़ वेरी वेरी एम्बिगुअस। सो हो सकता है इसमें ओवर टाइम वर्क का ही बात करे, हो सकता है कि जो सोल्यूशन आएगा इसका सजेस्टेड आंसर, उसमें इन लोगों ने ओवर टाइम को कंसिडर नहीं किया होगा। मतलब ओवर टाइम वाला जो मैं इवैल्यूएशन बताया ना आपको 1900 यूनिट्स का, वो इवैल्यूएशन को कंसिडर नहीं किया होगा। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ प्रॉफिट निकाल दिया, सेकंड पार्ट उसी के बेस पे कमेंट करा दिया, थर्ड पार्ट में हो सकता है ओवर टाइम वर्किंग को लेकर कमेंट करने बोले, और हो सकता है कि ओवर टाइम वाला अगर प्रीवियस पार्ट में कवर कर दिया गया है तो फिर यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल कोई भी बात अपने बोल देंगे कि मे बी स्ट्राइक होता है ना, तो दिस क्रिएट्स डिसरेपुटेशन इन द कंपनी, डिसरेपुटेशन ऑफ कंपनी, ओके, प्रोडक्शन, लॉस ऑफ गुडविल होता है, ये सब पॉइंट आप बोल सकते हो। और क्या बोलोगे, लॉस ऑफ गुडविल, लॉस ऑफ सेल्स 500 का हुआ ही ना, कस्टमर लॉयल्टी आपका टूट सकता है, कमिटमेंट आप ऑनर नहीं कर पा रहे हो, कंपनी ठीक से नहीं चला रहे हो, ठीक है। फिर एम्प्लॉय डिससेटिस्फैक्शन, जिस कंपनी में स्ट्राइक होती है वहाँ पर एम्प्लॉय थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड होता है, ठीक है। एम्प्लॉय डिससेटिस्फैक्शन रेट बढ़ेगा यार, एम्प्लॉय का टर्नओवर रेट बढ़ सकता है, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो में फ़र्क आ सकता है। तो ये सब पॉइंट आप हाईलाइट कर सकते हो। लेकिन एम्बिग्विटी यहाँ पे ये है कि ओवर टाइम को हम लोग यहाँ पर इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, मतलब ओवर टाइम का वर्किंग लेके करना है, इग्नोर करके, इवेल्युएट करके, उसको साइड करके करना है। ये बात कभी ऐसा होता है, मैं तो क्लास में भी बोलता हूँ कि आप लोग को जब नया सम दिया जाता है क्लास में, आप करते हो और करके आपको समझ में आता है कि अरे ये तो मैंने को क्लिक ही नहीं किया, तो मैंने एकदम ट्रांसपेरेंटली आप लोग को भी बोला है कि बहुत बार ऐसा हम लोग के साथ भी होता है। एज ए टीचर जब मैं कोई क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो हम भी कुछ अजम्पशन पे सॉल्व कर रहे हैं। मैंने एक अजम्पशन लिया ना कि ओवर टाइम ऊपर में आएगा कि नहीं आएगा, तो वो अजम्पशन पे सॉल्व करके हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब देखा जाएगा क्या मार्क्स आएगा नहीं आएगा, ये तो अपने हाथ में नहीं है। तो अब सजेस्टेड आंसर जब आता है तो क्लैरिफाई हो जाता है कि चलो यही अप्रोच फॉलो करना है। और फिर उसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिविएशन दिख रहा होता है तो हम अपना एनालिसिस भी स्टूडेंट्स को बताते हैं अपने क्लास में कि देखो ये क्वेश्चन में हालांकि इंस्टीट्यूट ने ऐसे किया बट इस तरह से भी सोच सकते थे, ऐसे ही पढ़ाते हैं ना हम लोग। सो कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं है। हम लोग जैसे अब मैं अपना स्टूडेंट होता ना, तो आज का डेट पे मैं एग्ज़ाम देता तो मैं शायद ओवर टाइम को इवेल्युएट करके, इग्नोर करके अपना सम कर रहा होता। सो सबका अपना अपना समझ होता है, सवाल एक ही होता है, जवाब भिन्न भिन्न निकल जाते हैं, और फिर कितना तरह का जवाब को सही बनाया जाए, यही एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कॉपी चेकिंग में, ठीक है। खैर लास्ट क्वेश्चन, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक बेसिक क्वेश्चन है जो अपने क्लासेस में भी है, ओल्ड सिलेबस का ही क्वेश्चन है, एक सिंपल क्वेश्चन। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक और आ गया विच इज़ ऑफ 10 मार्क। इसमें लेबर रेट और एफिशिएंसी निकाल के इंटरप्रेट करना, और इंटरप्रिटेशन में यही कि रेट वेरिएंस अगर एडवर्स है तो एफिशिएंसी फेवरेबल आया होगा, ऐसे, और वाइस वर्सा समथिंग लाइक दैट। और सिर्फ 2 ही वेरिएंस निकालना था आपको, मटेरियल का डिटेल और वेरिएबल ओवरहेड का डिटेल दिया हुआ, उसका कोई काम ही नहीं है, ठीक है। कैलकुलेट करना है सिर्फ लेबर का रेट और एफिशिएंसी, और उसी को इंटरप्रेट करना है, इंटरप्रेट द रिजल्ट मतलब उसी को इंटरप्रेट करना है। तो क्वेश्चन एक्चुअली बनाने गया होगा कुछ और, फिर लिख दिया कुछ और, सिंपल कर दिया एकदम। इंटरप्रिटेशन 7 मार्क का डाल दिया, तो थोड़ा और इलेबोरेट कर देंगे कि लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस किस किस कारण से आ सकता है, क्योंकि कारण तो यहाँ लिखा नहीं है, तो आप लोग को लिखाते हैं ना रीजंस फॉर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, तो वो थोड़ा सा 2-4 कारण और, वैसे ही लेबर रेट वेरिएंस का भी 2-4 कारण और बताकर फिर बताओगे कि यहाँ पे लेबर रेट वेरिएंस एडवर्स आया है या फेवरेबल आया है, और एफिशिएंसी वेरिएंस एडवर्स आया है, फेवरेबल आया है, और फिर इन दोनों में कोई कनेक्शन बैठा दोगे
ठीक है, मतलब कैसे लिखोगे, रीजंस फॉर LRV LEV, फिर आप क्या लिखोगे, रीजंस के बाद क्या लिखोगे, फिर आपका रिजल्ट जो इन कंप्यूटेशन एडवर्स है कि फेवरेबल है, और फिर तीसरा पैरा में बता दोगे इंटरकनेक्शन कि एफिशिएंसी फेवरेबल होने का मतलब है कि रेट एडवर्स हुआ होगा, मतलब वर्कर को ज़्यादा रेट देकर अच्छा काम करवा लिया, फटाफट काम करा लिया, एक्सपीरियंस वर्कर का काम करवा लिया। सो इंटरकनेक्शन भी एक्सप्लेन कर दोगे एक लाइन में। तो 3 बात लिखोगे तो 7 मार्क के लिए उससे ज़्यादा का समय ही नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार स्टूडेंट नहीं भी करते क्योंकि नया क्वेश्चन देखा, बट मेरे नज़र में एक तो ये क्वेश्चन अच्छा था प्रैक्टिकली, और दूसरा अच्छा क्वेश्चन था मेरे नज़र में फर्स्ट वाला ताजमहल वाला, क्योंकि वो किया हुआ होने से भी बच्चा लोग बड़ा उसमें खिचड़ी बनाता है, मन से बहुत लिखता है, जिसके कारण इंस्टीट्यूट उसमें 20 में मार्क्स ही नहीं देगा आपको। सो उसमें मार्क्स उठाने के लिए आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या क्या पॉइंट्स हमको फेंकना है। सो इसलिए इस पेपर से सबक ये मिल रहा है कि ICAI का सारा रिसोर्सेज को फॉलो करो, कुछ भी स्किप मत करो, और एक बेसिक मंत्र यार याद रखो ना कि आपने कब ट्यूशन ख़त्म किया था और एग्ज़ाम डेट के बीच में जो ICAI से रिलीज़ आ रहा है क्या तो अपने आप ही पढ़ लो, नहीं तो वीडियोस देख के अपने आप को अपडेट कर लो। ये हल्ला न करो कि मेरा तो जिस मैथ से पढ़ा उससे कुछ आया ही नहीं। क्यों आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे क्या? ये बात नहीं बोलो कभी भी कि जिस मैथ से पढ़ा उससे नहीं आया। अब आप अप टू डेट रहोगे तो सब कुछ आएगा, अप टू डेट नहीं करोगे तो दिक्कत होगा आपको, ठीक है। सो हमेशा लेटेस्ट पे इम्फेसिस ज़्यादा रखोगे। ये भी एक और बात देते हैं, जो भी इम्फेसिस होना चाहिए वो लेटेस्ट क्वेश्चंस पे ज़्यादा होना चाहिए, और ये लेटेस्ट अपडेट मैं मानता हूँ 2 से लास्ट 2 साल का जो डिटेल्स है उससे ज़्यादा आपका फंसता है, लास्ट 2 ईयर्स। अब आप 2 साल के पहले ट्यूशन ख़त्म कर लिए थे अपने एग्ज़ाम डेट के, तो लास्ट 2 ईयर्स को ज़्यादा इम्फेसिस दोगे देन उसके पहले का मैटर को। तो ये एक बेसिक स्ट्रेटेजी माइंड में रखिए, एंड आई थिंक माई डिस्कशन हैव बीन यूजफुल फॉर यू। ओके, सो ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग। इसका फॉर्मल सोल्यूशन हम लोग बैचेस में कराएंगे अभी जब जब होगा, और जब कराएंगे तो फिर उसको क्लिप करके आपको दे देंगे। अभी के लिए आप इससे काम निकालिए, कोई क्वेरी होगा तो आप अगर हमारे स्टूडेंट है तो हमें मेल करिए, ठीक है, सॉल्व कर देंगे। ऑल राइट, बाय बाय, सी यू।